मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट जिसके विषय में यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी वो है फिट इंडिया वॉकथॉन के विषय में। भारत के खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया वॉकथॉन का शुभारंभ किया गया है। अब इसके विषय में कुछ जो संबंधित इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स या पार्ट्स हो सकते हैं इससे जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे आप लोगों से करूंगी। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल ने भी इस आयोजन में खेल मंत्री के साथ भाग लिया। इस वॉकथॉन का आयोजन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। यह फिट इंडिया वॉकथॉन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित रहेगा। इस फिट इंडिया वॉकथॉन में केंद्रीय पुलिस व सशस्त्र बल के जवान और कर्मी हिस्सा लेंगे। यह फिट इंडिया वॉकथॉन 200 किलोमीटर्स लंबा है। यह वॉकथॉन इतने 200 किलोमीटर्स के लिए आयोजित किया गया है। इसे फिट इंडिया फ्रीडम रन के तर्ज पर आयोजित किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में। 31 अक्टूबर 2020 को पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। अब यहाँ पे यदि जितने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं जिसके विषय में हमें याद रखना है यहाँ पे, तो फर्स्ट है कि भारत में इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल को 1928 में बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 143rd जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हें समर्पित की गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 597 फीट नर्मदा नदी के पास गुजरात के केवड़ा शहर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 562 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे अगर हमें नेतृत्व देखने को नहीं मिलता तो ये जो 562 की सोच संख्या के रियासतें थीं, अगर वो भारत से अलग होती तो आज भारत का जो भौगोलिक नक्शा है और जो राजनीतिक परिवेश है वो बिल्कुल हमें अलग दिखाई देता। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एथेनॉल की खरीद के विषय में। भारत की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा तेल विपणन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए एक सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। यदि हम एथेनॉल के विषय में बात यहाँ पे करते हैं तो एथेनॉल के विभिन्न स्रोतों में चीनी, बी भारी गुड़, सी भारी गुड़ है। 2003 में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रारंभ किया गया है और 1 अप्रैल 2019 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी भारतीय मानक ब्यूरो के विषय में। भारत सरकार भारतीय मानक ब्यूरो को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन लाने के लिए काम कर रही है। अब यदि हम भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी चर्चा करते हैं तो वो निम्नवत हैं। यदि हम इसके स्थापना के विषय में बात करते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना का बिल संसद में 1986 में लाया गया था। 1987 में यह अस्तित्व में आया था। भारतीय मानक ब्यूरो को पहले भारतीय मानक संस्थान के नाम से हम जानते हैं। यदि हम इसके स्थापना के विषय में बात करते हैं तो 1947 में ही इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर लाल सी वर्मन इसके पहले निदेशक रहे थे। भारतीय मानक ब्यूरो में 25 सदस्य हैं। यदि हम इसके मुख्यालय के विषय में बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री होते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क के विषय में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात राज्य में सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क प्रारंभ किया गया है। यह गुजरात के केवड़िया शहर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जूट की खेती के विषय में। भारत सरकार ने जूट की खेती और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के हित में एक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 की स्वीकृति के विषय में। भारत में कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक के वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 को स्वीकृति दी गई है। अब यहाँ पे यदि हम इससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है इनको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उससे हमें यहाँ पे याद रखना होगा। फर्स्ट यहाँ पे जैसे यदि हम बात करते हैं विश्व बैंक के विषय में, तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके मुख्यालय के विषय में यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और तथा इसके जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मैलपास है। इसके प्रबंध निदेशक के विषय में यदि बात की जाए तो इसके प्रबंध निदेशक जो है वो अंशुला कांत है और इसके मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो कार्मेन रियनहार्ट है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका व्यवसाय जो ये प्रारंभ किया था कार्य करना ये 2016 में हुआ था। यदि हम इसके मुख्यालय के विषय में बात करते हैं तो ये बीजिंग चीन में अवस्थित है। इसमें 102 सदस्य जो हैं वो इसके हिस्से हैं या इसके अधीन कार्य कर रहे हैं और जीन लिक्विन जो है इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कंबोडिया के विषय में। भारत और कंबोडिया के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बाय बाय कोरोना के विषय में बात करूंगी। बाय बाय कोरोना विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक है जिसका प्रकाशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के विषय में। भारत के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ओवरऑल T20 में 200 से अधिक विकेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी LTC वाउचर स्कीम के विषय में। भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा एक घोषणा की गई है कि LTC वाउचर स्कीम के अंतर्गत राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिकतम 36,000 नगद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट प्राप्त होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जूट सामग्री के विषय में। भारत सरकार ने जूट सामग्री के प्रयोग से होने वाली पैकिंग की अनिवार्यता संबंधी नियमों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यहाँ पे इससे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ध्यान देने योग्य हैं वो ये हैं कि इसके अनुसार अब 100% अनाज की जो पैकेजिंग है वो जूट के बैग में ही की जाएगी। 20% चीनी की पैकेजिंग जूट के बैग में ही की जाएगी। जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम 1987 के अंतर्गत अनिवार्य पैकिंग की व्यवस्था को विस्तार दिया गया है। गांधीनगर में एक जूट डिजाइन प्रकोष्ठ प्रारंभ किया गया है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। 85% जूट के कुल उत्पादन का गंगा के डेल्टा में होता है। यदि हम गंगा की डेल्टा की यहाँ पे बात करते हैं तो जो वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है जहाँ पे जो डेल्टिक जो रीजन है वो इसके अधीन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं फेनी पूल के विषय में तो हमें यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि भारत को बांग्लादेश के साथ फेनी पूल के द्वारा जोड़ा गया है। यदि हम और फेनी पूल के विषय में चर्चा करते हैं
तो फेनी पुल 1.8 किलोमीटर लंबा है। फेनी पुल बांग्लादेश स्थित रामगढ़ को भारत के सबरूम से जोड़ता है। दिसंबर 2020 तक फेनी पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। फेनी पुल के निर्माण की लागत 129 करोड़ रुपए है। भारत सरकार के द्वारा सबरूम के पास एक एकीकृत चेक पोस्ट का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी लुइस एर्स के विषय में। बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एर्स को नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये एक समाजवादी हैं तथा पूर्व में वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बोलीविया एक मध्य दक्षिणी अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी के विषय में यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी ला पाज है। इसकी मुद्रा बोलीवियानो है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं रानी पद्मावती के विषय में, तो ऐतिहासिक प्रसिद्धि प्राप्त रानी पद्मावती का स्मारक मध्य प्रदेश राज्य सरकार भोपाल में बनाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल के विषय में। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं निसार उपग्रह के विषय में, तो हमें जो है ये उल्लेखनीय तथ्य इसके संबंध में हमें और इसकी चर्चा यहाँ पे करनी होगी। फर्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं निसार उपग्रह के विषय में, तो निसार उपग्रह के लिए नासा के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने समझौता किया है। अब यहाँ पे इसके विषय में यदि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, तो निसार उपग्रह का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है। निसार को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। GSLV MK2 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। नासा के अगर स्थापना के विषय में हम बात करते हैं, तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन DC में है। यदि हम इसके मोटो के विषय में बात करते हैं, तो इसका मोटो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके प्रबंधक जो हैं वो जिम ब्राइनस्टाइन हैं। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कैलासो वाडिवो सिवान हैं। इसरो के स्थापना के विषय में यदि हम बात करें, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ASI के विषय में, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए IIT कानपुर ने ASI के साथ एक समझौता किया है। और यहाँ पे ये यदि हम बात करते हैं IIT कानपुर के साथ में ASI के साथ में इसके समझौते को, तो यहाँ पे ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से ASI को मदद पहुंचाएगी। और शायद हमें इसके बाद में कई उल्लेखनीय तथ्य जो हैं हिस्ट्री से रिलेटेड और एक्सकवेशन से जो हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, उसमें इसका उल्लेखनीय योगदान होगा। अब यदि हम इसके विषय में और अधिक बात करते हैं ASI के विषय में, तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि जो ASI है उसके विषय में फर्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1861 में इसके स्थापना की जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत वो हो चुकी थी। इसके जो फाउंडर रहे थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम रहे थे। यदि हम ASI के जो इसकी मुख्यालय है उसके विषय में बात करते हैं, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो वी विद्यावती हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और शायद इन्हीं के वजह से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट चर्चा हुई थी कि कोई भी एक ऐसा सिविलाइजेशन जो जमीन के अंदर दबी हुई है, जिसके विषय में हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए, इसकी खुदाई का जो कार्य है वो इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। परंतु उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन क्योंकि भारत रहा था, काम इस समय रुक गया था। और बाद में जब हम देखते हैं कि जॉन मार्शल के अधीन 1921 के बाद
जो है फिर से इसका कार्य पुनः प्रारंभ किया गया था। पर यदि योगदान के विषय में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं के वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो लाइट में आई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सरबप्रीत सिंह के विषय में। 1984 के सिख नरसंहार को ध्यान में रखते हुए सरबप्रीत सिंह के द्वारा नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम की पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन पब्लिशर्स के द्वारा किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को जो करंट अफेयर से संबंधित है उसे यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।